हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने कैट के कंपोजिशन, एस्टैब्लिशमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज और पावर्स के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सेक्शन 53 है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज, यानी अगर चेयरपर्सन या मेंबर्स की वैकेंसी बनती है टेम्पररी एब्सेंस के अलावा, यानी चेयरपर्सन या मेंबर अगर लीव पर है या एब्सेंट है, तो इसे छोड़कर अगर कोई भी वैकेंसी बनती है तो जो भी हमने अपॉइंटमेंट की क्राइटेरियाज देखी है चेयरपर्सन और मेंबर्स के अपॉइंटमेंट की, उसे ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और वैकेंसी को फिल करेगी और कैट की प्रोसीडिंग उसके बाद ही शुरू होगी। नाउ सेक्शन 54 है रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। तो पहले हम रेजिग्नेशन की बात करते हैं। तो चेयरपर्सन या मेंबर जिसे भी रिज़ाइन करना है वो अपना एप्लीकेशन रिटर्न में देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जिसने उसे अपॉइंट किया है। लेकिन चेयरपर्सन या मेंबर्स तब तक अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकते जब तक या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें परमिट ना करे और उस परमिशन की नोटिस को मिले हुए 3 महीने हो गए हैं, या जब तक किसी दूसरे को उस पद पर अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता, या जब तक उनका टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर ना हो जाए तब तक, यानी 5 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो, तब तक वो ऑफिस नहीं छोड़ सकते। अब बात करते हैं हम रिमूवल की। तो चेयरपर्सन या मेंबर को तब तक रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जिसने उन्हें अपॉइंट किया है उन्हें ये ना लगने लगे कि उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया है जो प्रूव हो चुका है, या सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये फैसला सुनाया है कि उनके अगेंस्ट चार्जेस हैं और उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिली है उन चार्जेस पर खुद को रिप्रेजेंट करने की। तब तक चेयरपर्सन या मेंबर्स को हटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा चेयरपर्सन या मेंबर के मिसबिहेव या इनकैपेसिटी यानी असमर्थता की जांच के प्रोसीजर को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रेगुलेट करेगी। नाउ सेक्शन 55 है ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एपेलेट ट्रिब्यूनल टू बी फाइनल एंड नॉट टू इनवैलिडेट इट्स प्रोसीडिंग्स, यानी कैट के चेयरपर्सन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, और कैट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उन पर सिर्फ इसलिए सवाल नहीं उठाया जा सकता कि कैट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या गठन है उसमें कोई फॉल्ट है। इसका मतलब चेयरपर्सन या मेंबर्स जो अपॉइंटेड हैं उन पर या उनसे रिलेटेड किसी भी केस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। नाउ सेक्शन 56 है स्टाफ ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो कैट के ऑफिस में कितने ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ हैं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और सारे ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ चेयरपर्सन या मेंबर्स के अंदर अपना काम करेंगे। उनकी सैलरी अलाउंसेस या कंडीशन ऑफ सर्विसेज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करेगी। तो अब तक हम इतने सारे डिस्कशंस कैट के बारे में कर रहे थे। अब हम ये देखेंगे कि हमें कैट में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। अब क्योंकि कैट एक एपेलेट ट्रिब्यूनल है तो इसमें मेनली अपील करने के लिए कैट जाना पड़ता है। तो सेक्शन 57 है अपील टू साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो अगर कोई पर्सन कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के फैसले से संतुष्ट नहीं है या उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कैट में अपील कर सकता है। लेकिन अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर दिया है और उस टाइम पार्टी उनके ऑर्डर से सहमत हो गई थी तो उस केस में पार्टी अपील नहीं कर सकती, क्योंकि जब फैसला सुनाया गया था उस वक्त पार्टी उस फैसले से सेटिस्फाइड थी। अब अपील करने की टाइम लिमिट क्या होगी? तो कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के फैसले की कॉपी मिल जाने के 45 डेज़ के अंदर वो कैट में अपील कर सकता है, और अपील के लिए प्रिस्क्राइब फॉर्म के साथ जो फीस प्रिस्क्राइब्ड है वो भी देनी पड़ेगी। इन केस वो 45 डेज़ के अंदर अपील नहीं कर पाया तो कैट डिसाइड करेगी डिले होने के सफिशिएंट कॉज को देखते हुए कि केस को एंटरटेन करना है कि नहीं, यानी जो कारण डिले होने का दिया गया है वो वैलिड है या नहीं, ये ध्यान में रखते हुए कैट डिसाइड करेगी कि केस को कंसिडर करना है या नहीं। अपील के रिसीव हो जाने के बाद कैट अपने हिसाब से जजमेंट सुनाएगी, और जो जजमेंट पहले हुआ था जिसके अगेंस्ट अपील की गई है, हो सकता है कैट उस जजमेंट के जैसा ही जजमेंट पास कर दे या अपना कोई अलग जजमेंट पास कर दे। इन शॉर्ट कैट को जैसा लगता है वो उस हिसाब से अपना जजमेंट पास करेगी। अब कैट ने जो भी फैसला सुनाया है उस फैसले की कॉपी अपील करने वाले पार्टी और कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को भी भेजी जाएगी। अब जो कैट में अपील की गई है उसे जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाएगी, और साथ में ये कोशिश की जाएगी कि उस अपील का डिस्पोजल 6 महीने के अंदर लग जाए। अब कैट के पावर्स के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 58 है प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ कैट। अब कैट के जो प्रोसीजर्स हैं वो बाउंड नहीं होंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 से,
लेकिन वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर गाइड होगा और एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से कैट के पास पावर है अपने प्रोसीजर्स को रेगुलेट करने की, और साथ में कैट की सिटिंग कहाँ कहाँ रहेगी ये भी खुद कैट ही डिसाइड करेगी। नाउ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 के अंदर सिविल कोड्स को जो पावर मिली है, कैट को भी सेम सिविल कोड जैसी ही पावर मिली है, जिसमें से पहला है समन करना या किसी को पेश होने का ऑर्डर देना और शपथ या ओथ लेकर उसको एग्जामिन करना। दूसरा है अगर उसे किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ज़रूरत है केस से रिलेटेड तो वो उसकी मांग कर सकती है। तीसरा है एफिडेविट पे एविडेंस की मांग कर सकती है। चौथा है विटनेस या डॉक्यूमेंट की समीक्षा या एग्जामिनेशन करने के लिए वो कमीशन जारी कर सकती है। पांचवा है अपनी डिसीजन को रिव्यू कर सकती है और किसी भी एप्लीकेशन को उसके फॉल्ट के लिए डिसमिस या रिजेक्ट कर सकती है। अब कैट में जो प्रोसीडिंग या कार्यवाही चल रही है वो आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन नंबर 193, 196 और 228 के अंडर चलेगी और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के चैप्टर नंबर 26 के तहत कैट को सिविल कोड जैसा माना जाएगा। तो ये सब इतनी डिटेल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमें इतना जानना है कि कैट को सिविल कोड जैसा माना गया है। नाउ सेक्शन 59 है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। तो जिससे भी कैट में अपील करना है वो या तो खुद या किसी लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकता है अपने केस को कैट में रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ सेक्शन 60 है लिमिटेशन, यानी जहाँ तक हो सके कैट में किए गए अपील पर लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू होंगे। तो अब तक हमने देखा कि कैट को सिविल कोड जैसी पावर्स मिली है और कैट को सिविल कोड जैसा माना जाएगा, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा कि सिविल कोड की जगह आप कैट में चले जाओ, क्योंकि कैट की ज्यूरिसडिक्शन सिविल कोड जैसी है लेकिन सिविल कोड की ज्यूरिसडिक्शन बहुत वाइड है। कैट सिर्फ साइबर से रिलेटेड ही केस को डील कर सकता है, लेकिन सिविल कोड का कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं है। तो सेक्शन 61 है सिविल कोड नॉट टू हैव ज्यूरिसडिक्शन। तो कोई भी केस या मैटर जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या कैट के अंदर डील हो रहा है, कोई भी कोर्ट उन मैटर्स पर कार्यवाही या प्रोसीडिंग नहीं कर सकती। अब अगर कोई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या कंट्रोलर के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो कैट चला गया, वहाँ पे सारी कार्यवाही हुई, फैसला आया, और अगर वो वहाँ के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है या सेटिस्फाइड नहीं है तो उसे कहाँ जाना चाहिए। तो जैसे सिविल कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं, और क्योंकि कैट को सिविल कोर्ट जैसा ही माना गया है तो कैट के फैसले से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सेक्शन 62 है अपील टू हाई कोर्ट। तो अगर कोई कैट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कैट के डिसीजन के 60 दिन तक हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। तो जो केस कैट में था कि 45 डेज़ के अंदर अगर अपील फाइल नहीं कर पाए तो कैट डिसाइड करेगी डिले के सफिशिएंट कॉज को ध्यान में रखते हुए कि केस को एंटरटेन करना है या नहीं। उसी तरह यहाँ पे हाई कोर्ट डिसाइड करेगी डिले के सफिशिएंट कॉज को देखते हुए कि केस को एंटरटेन करना है या नहीं, और 60 दिन के बाद भी केस की अपील को फाइल करने की परमिशन दे सकता है। नाउ सेक्शन 63 है कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस। अब मान लीजिए एक चोर है, उसने चोरी की, पकड़ा गया और उससे 1000 रुपये की पेनाल्टी ले ली गई। 2 दिन के बाद फिर पता चला कि उसने फिर से चोरी की है तो उससे फिर से 1000 रुपये की पेनाल्टी ले ली गई। अब अगर ये पता चल जाए कि उसने ऐसी कई सारी चोरियां की हैं तो सब मिलाकर एक बड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। तो ऐसा ही केस है इस सेक्शन में। तो अगर किसी ने एक से अधिक कॉन्ट्रावेंशंस या उल्लंघन किए हैं तो सबकी अलग अलग पेनाल्टी के बदले एक बड़ी पेनाल्टी देने का फैसला एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या कंट्रोलर कर सकती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि पेनाल्टी कॉन्ट्रावेंशन के हिसाब से एक्ट में मेंशन मैक्सिमम पेनाल्टी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसे ही बोलते हैं कॉन्ट्रावेंशंस की कंपाउंडिंग करना। इसके अलावा अगर सिमिलर कॉन्ट्रावेंशंस का कंपाउंडिंग का केस चल रहा है और उसने और भी कॉन्ट्रावेंशंस कर दिए हैं तो और पहले के कॉन्ट्रावेंशंस के 3 साल तक इस कॉन्ट्रावेंशंस को कंपाउंडेड कॉन्ट्रावेंशंस में ऐड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कॉन्ट्रावेंशंस के कंपाउंडिंग हो जाने के बाद कोई दूसरी प्रोसीडिंग उस कॉन्ट्रावेंशंस को लेकर नहीं चलेगी। अब पेनाल्टी या कंपनसेशन जो लगाया गया है अगर उसे नहीं पे किया गया है तो उसकी रिकवरी कैसी होगी। तो सेक्शन 64 है रिकवरी ऑफ पेनाल्टी एंड कंपनसेशन। तो रिकवरी पहले लैंड रेवेन्यू यानी भूमि राजस्व से की जाएगी और या तो लाइसेंस या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक पेनाल्टी की पेमेंट नहीं हो जाती। तो ये था कैट के बारे में डिस्कशन, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और नॉलेजफुल टॉपिक है।
नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।